Your greatest competition is the person you were yesterday. Welcome to session 3 of chapter electricity. आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का important टॉपिक जो एक बेस क्रिएट करेगा पूरे चैप्टर के लिए, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड ओम्स लॉ. तो हम लोग फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस करा व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस. सेकेंड सेशन में हम लोगों ने डिस्कस करा व्हाट इज करंट. आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट. एंड वोल्टेज करंट के रिलेशन से जो एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. वो क्या होता है उस सब के बारे में आज हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ. जब हम ओम्स लॉ की बात करते हैं तो सबसे पहले ओम्स लॉ को समझने से पहले एक चीज पता होनी चाहिए. रूल बोलता है कि जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के. मतलब वोल्टेज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के. मतलब जितना वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाओगे उतना ही करंट बढ़ेगा. दो चीजें होती है, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आप LHS की वैल्यू को ट्वाइस करोगे तो RHS की वैल्यू भी ट्वाइस हो जाएगी. मतलब LHS बढ़ेगा उतना ही RHS बढ़ेगा. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितना LHS बढ़ेगा उतना RHS कम हो जाएगा. मतलब अगर LHS ट्वाइस हो रहा है तो RHS हाफ हो जाएगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो ओम्स लॉ बोलता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के. मतलब जितना वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाओगे उतना ही करंट की वैल्यू बढ़ेगी. जब भी डायरेक्टली इनवर्सली हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म आती है और उस कांस्टेंट टर्म को हम बोलते हैं R, एंड दैट R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. दैट R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. और इसी लॉ को हम बोलते हैं ओम्स लॉ. ओम्स लॉ बोलता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे. इस बात को दिमाग में रखना, किन फैक्टर्स पे या ओम्स लॉ के लिए क्या कंडीशन है. तो पहली कंडीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए. तो ये बोलता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट होता है जो कंडक्टर पे फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के. पहली चीज करंट, दूसरी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तीसरी चीज किसके, पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के. मतलब V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के. जब भी डायरेक्टली इनवर्सली हटा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आया. और R क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस. अब पहले समझते हैं इस टर्म को, ये रेजिस्टेंस होता क्या है. अब अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे रेजिस्टेंस का डिक्शनरी मीनिंग होता है किसी चीज को रेजिस्ट करना. रेजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना. मतलब कोई भी ऐसी चीज जो करंट के फ्लो में रुकावट को पैदा करती है, रेजिस्टेंस को पैदा करती है, ऑपोजिशन को पैदा करती है, ऑब्स्ट्रक्शन को पैदा करती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. सिंपल लैंग्वेज में एनीथिंग विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो हमारे जो स्लीपर्स होते हैं, हमारे जो शूज होते हैं, उनके नीचे डिजाइनिंग कर जाते हैं. क्यों? ताकि हम फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके. अगर हम अपने साइकिल्स के टायर्स को देखेंगे, बाइक के टायर को देखेंगे, कार के टायर्स को देखेंगे, डिजाइनिंग होती है. क्यों? फ्रिक्शन की वजह से. तो इसका मतलब फ्रिक्शन क्या है, एक नेसेसरी इफेक्ट है. ऐसी रेजिस्टेंस क्या है, एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है करंट के फ्लो में. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलते हुए फ्लो करंट के फ्लो में एक बल्ब लगा दूं तो बल्ब क्या होगा, एक रेजिस्टर होगा. क्यों? क्योंकि करंट के फ्लो में वो ऑपोजिशन को प्रोड्यूस कर रहा है. तो बल्ब क्या है, एक रेजिस्टर है. तो इसलिए R इज रेजिस्टेंस. और आपको दिमाग में रखना है इस रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, OHM. और इसको डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से. दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, राइट. अब अगर हम आगे देखें तो क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस क्या है, करंट के फ्लो में जो ऑपोजिशन प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस डिपेंड करती है उसके लेंथ पे, थिकनेस पे, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे. इन चार फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स. आंसर इज लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर. ये बात दिमाग में रखना. अब यहाँ समझने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 9th क्लास में हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं और डिफरेंट टाइप के ग्राफ पढ़ते हैं. और एक ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, एक ग्राफ होता है लीनियर का ग्राफ. यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि जितना बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है उतने ही टाइम में चेंज आ रहा है. हम बोलते हैं बॉडी यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर रही है. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I चल रहा है, मतलब यूनिफॉर्मिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसलिए इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा. इस बात को दिमाग में रखना.
स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा क्योंकि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, राइट। चलिए अब क्या इस पे कोई क्वेश्चन आते हैं? आंसर इज यस। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? 20 वोल्ट। हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। हमें क्या निकालना है? हमें करंट निकालना है। हमें पता है कि V किसके इक्वल होता है? IR के इक्वल होता है, मतलब I किसके इक्वल हो गया? V बाय R के इक्वल हो गया। वोल्टेज हो गई 20, रेजिस्टेंस हो गया 5, मतलब करंट किसके इक्वल हो गया? 4 एम्पियर के इक्वल। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल। V इक्वल्स टू IR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का, मतलब R की वैल्यू गिवन है हमारे पास 20 ओम। हमारे पास करंट जो है वो 2 एम्पियर है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब हमें V निकालना है। तो अगेन V किसके इक्वल है? IR के इक्वल है। करंट है 2, रेजिस्टेंस है 20, इसके मतलब वोल्टेज कितनी आ जाएगी? 40 वोल्ट की। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, V इक्वल्स टू IR, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है करंट ऑफ 5 एम्पियर, मतलब हमारे पास I की वैल्यू गिवन है। फ्लो थ्रू अ वायर हुज एंड्स आर एट अ पोटेंशियल ऑफ 3 वोल्ट, मतलब V की वैल्यू गिवन है। हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो V किसके इक्वल होता है? IR के इक्वल होता है, मतलब R किसके इक्वल हो गया? V अपॉन में I के इक्वल हो गया। वोल्टेज हो गई 3, करंट हो गया 5, इसका मतलब R की वैल्यू कितनी आ गई? 0.6 ओम रेजिस्टेंस की। तो सिंपल सा क्वेश्चन, राइट। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है। क्वेश्चन आता है रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इन 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस नेचर पे डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? ये बोलता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। मतलब अगर मैं किसी वायर की लेंथ को बढ़ा दूंगा, डबल कर दूंगा, ट्वाइस कर दूंगा, थ्राइस कर दूंगा, 4 टाइम्स कर दूंगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी उतनी हो जाएगी। मतलब अगर मैं लेंथ को डबल कर रहा हूं तो मेरा रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अगर मैं लेंथ को थ्राइस कर रहा हूं तो मेरा रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स हो जाएगा। जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब अगर मैं रेजिस्टेंस एरिया को अगर मैं डबल कर दूं तो मेरा रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। अगर मैं एरिया को 3 टाइम्स कर दूं तो रेजिस्टेंस 1/3 हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली चल रहा है। क्या हम इसको कलेक्टिवली लिख सकते हैं? आंसर इज यस। इसको हम कलेक्टिवली L/A लिख सकते हैं, राइट। अब जब हमने इसको कलेक्टिवली ऐसे लिख दिया, जब भी डायरेक्टली इनवर्सली हटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो R किसके इक्वल आ जाएगा? रो L/A के इक्वल आ जाएगा। और इस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। अब अगर हमसे कोई पूछे कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो हम बोलेंगे R की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, तो इसका यूनिट जो हो जाएगा दैट इज ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो डिपेंड किस पे करती है? याद रखना, रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। मैं लिख देता हूं कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है किसके? डायमेंशंस के। डायमेंशंस का मतलब जनरली होता है मास, लेंथ और टाइम। इन पे डिपेंड नहीं करती। तो किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड करती है। एक डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे, और एक डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब अगर मैं बोलूं किसी वायर की लेंथ डबल हो रही है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? आंसर इज नो चेंज। व्हाई? बिकॉज रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। अगर मैं बोलूं किसी वायर का एरिया डबल हो रहा है, रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नो चेंज, बिकॉज रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन। ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। तो 3 फैक्टर्स हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली होगा लेंथ के, रेजिस्टेंस इनवर्सली होगा एरिया के, डायरेक्टली इनवर्सली हटेगा कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे, और इंडिपेंडेंट होती है डायमेंशंस के। बाद दिमाग में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक चीज को पहले इन डेप्थ में समझ लेते हैं कि कैसे रेजिस्टेंस वेरी करता है।
तो हम लोगों ने डिस्कस करा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, मतलब अगर मैं लेंथ को बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब अगर मेरा लेंथ छोटी हो गई तो मेरा रेजिस्टेंस कम हो गया, अगर मेरी लेंथ बढ़ गई तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन चल रहा है। मतलब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इस बेसिक सी बात को दिमाग में रखना, मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, सिंपल। यही सेम केस अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए बात करें तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, मतलब अगर आप वायर का एरिया छोटा कर दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, वायर का एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन चल रहा है। अगर एरिया को डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक आता है विच इज कॉल्ड कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल। तो नेचर ऑफ द मटेरियल का मतलब वायर का नेचर कैसा है, कॉपर की वायर है, नाइक्रोम की वायर है, अलॉय यूज कर रखा है, वो सब कुछ डिपेंड है। तो बोल रहा है कॉपर की वायर होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो वायर्स होती है घर के अंदर वो सारी की सारी कॉपर की वायर होती है, क्योंकि कॉपर की वायर के अंदर रेजिस्टेंस कम होगा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना बढ़िया करंट फ्लो करेगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब ही ऑपोजिशन होता है। जो अलॉयस की वायर होते हैं, क्योंकि नाइक्रोम एक अलॉय है, तो अलॉय की जितनी भी वायर्स होती है उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर नेक्स्ट आता है हम लोगों का कि टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंडेबिलिटी है। तो ये बोलता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, हायर द टेम्परेचर हायर द रेजिस्टेंस। बट ये बात सिर्फ वैलिड है किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए, अलॉयस के लिए नहीं होता, क्योंकि अलॉयस ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है नाइक्रोम ऑलमोस्ट अनइफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। क्या इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आंसर इज यस। अब देखोगे सर्दियों के मौसम में हमारे घर में हीटर्स लगे होते हैं, हीटर्स की वायर जो उसकी कॉइल होती है वो रेड हॉट हो जाती है, और अगर रेड हॉट कोई कॉइल हो जाएगी तो उसको तो जल जाना चाहिए, बट वो नहीं जलती। क्यों, क्योंकि वो नाइक्रोम टंगस्टन की बनी होती है और ये मटेरियल इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर की। आप अगर सूर्य के बल्ब लोगे जो घर के अंदर हम लोग यूज करते हैं, कांच के बल्ब, उन कांच के बल्ब के अंदर फिलामेंट्स लगी होती है जो नाइक्रोम की होती है, और नाइक्रोम की जो फिलामेंट्स होती हैं उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बट फिर भी वो बल्ब फटते नहीं है। क्यों, क्योंकि जो नाइक्रोम है वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। ये बात दिमाग में रखना कि अलॉयज जो होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, राइट। चलिए अब अगर आप कलेक्टिवली देखोगे तो कलेक्टिवली क्या है यहाँ पर कि जो रेजिस्टिविटी एक टर्म निकल के आएगी, जैसे हम लोगों ने डिस्कस करा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कलेक्टिवली लिख दिया L बाय A, डायरेक्टली इनवर्सली हटा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ गया, तो रो L बाय A के इक्वल आ गया। और यहाँ पर हमने सेम फॉर्मूला लिख दिया कि रो किसके इक्वल आ गया, RA बाय L के इक्वल आ गया। और यहाँ पर रो क्या है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट क्या होगी, दैट इज ओम मीटर, राइट। सो दिस इज रेजिस्टिविटी। तो चार इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए, रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया एंड रेजिस्टिविटी। अब आगे देखते हैं इसका रिलेशन आपस में कैसे, ये कैसे काम करता है। तो अब आप देखोगे कि जो नाइक्रोम की वायर होती है वो हीटिंग एलिमेंट में क्यों यूज करी जाती है, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि जो नाइक्रोम होता है उसकी जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। परफेक्ट देसी एग्जांपल दिमाग में रखने के लिए, हीटिंग कॉइल्स गर्म कर दो 1000 डिग्री 4000 डिग्री सेल्सियस पे, तब भी जलेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे, फूकेंगे नहीं, क्योंकि टेम्परेचर पे कोई डिपेंडेबिलिटी ही नहीं है, राइट। चलिए अब इस टॉपिक पे क्या क्या न्यूमेरिकल सीबीएसई ने पूछा है, क्या क्या क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा है, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट आपको एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है, एंड फॉर्मूला इज R इक्वल्स टू रो L बाय A। R रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है कि एक कॉपर वायर है जिसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका 1.7 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, जिसका रेजिस्टेंस जो है वो 2 इंटू 10 की पावर -2 ओम है। इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो हमें निकालनी है। हमने अभी पढ़ा फॉर्मूला, जो R होता है दैट इज इक्वल टू रो L बाय, मतलब रो किसके इक्वल हो गया, RA बाय L, मतलब रो इक्वल्स टू R
2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, एरिया 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 6, लेंथ 2। सॉल्व करोगे काट पीट के आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब रेजिस्टिविटी आ गई 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। सिंपल, ठीक है, अभी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कॉपर वायर है जिसका डायामीटर 0.5 मिलीमीटर गिवन है। अगर डायामीटर 0.5 मिलीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी गिवन है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर है। हमें लेंथ बतानी है जब हमारे पास रेजिस्टेंस 100 ओम गिवन है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि R जो होता है वो रो एल बाई ए के इक्वल होता है। इसका मतलब लेंथ किसके इक्वल हो गया, आर ए बाई रो के इक्वल हो गया। मतलब R एरिया की जगह आ गया पाई आर स्क्वायर अपॉन में रो। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 100, इधर आ गया पाई, रेडियस की वैल्यू गिवन है 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर, और आप नीचे देखोगे रेजिस्टिविटी की वैल्यू है दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8। आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करोगे तो आपका लेंथ निकल के आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायामीटर इज डबल। रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा अगर डायामीटर को डबल कर दें, तो आर किसके इक्वल होता है, रो एल बाई ए के इक्वल। दैट मीन्स R इक्वल्स टू रो एल बाई ए की जगह आ गया पाई डी स्क्वायर बाई 4, क्योंकि रो एल एरिया की जगह क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर तो डी स्क्वायर बाई 4 आ गया। अब वो बोल रहा है डायमीटर को अगर डबल कर दे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आंसर इज 1/4 हो जाएगा। डायमीटर को डबल कर दे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि जो रेडियस है रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन चल रहा है स्क्वायर ऑफ डायमीटर, राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, याद रखना इस बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 6 ओम की रेजिस्टेंस वायर है जिसको डबल कर दिया फोल्ड करके। कॉन्सेप्ट को समझो। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक 6 ओम की वायर है, ये 6 ओम की वायर है, अगर इसको मैं डबल कर दूं, मतलब मैं इसको डबल कर देता हूं। अब अगर इसको डबल कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, इसका लेंथ कितनी हो रही है, आधी हो रही है। इसका एरिया कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस हमारे पास 6 ओम है तो हमारी एल डैश किसके इक्वल हो गई, 2L के इक्वल हो गई। और हमारा सॉरी लेंथ किसके इक्वल हो गई, लेंथ हमारी हाफ हो गई। एल डैश एल बाई 2 के इक्वल हो गया, और एरिया कितना हो गया, ए डैश इक्वल्स टू 2A के इक्वल हो गया, राइट। क्वेश्चन हमें बोल रहा है हमें न्यू रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब आर डैश फाइंड करना है। अगर हम जनरलाइज फॉर्मूला लें तो आर किसके इक्वल है, रो एल बाई के इक्वल। और अगर हम आर डैश लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, रो एल डैश की जगह एल बाई 2 आ गया, और एरिया की जगह कितना हो गया 2A हो गया, राइट। दैट मीन्स यहां पर अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लें, इसको सेकंड इक्वेशन ले लें, और अगर हम आर डैश बाय आर कर दें तो आर डैश की वैल्यू कितनी है, रो एल अपॉन में 4A, और हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है, रो एल बाय ए। मतलब आर डैश बाय आर, रो एल कैंसिल, 1/4 हो गया। मतलब आर डैश किसके इक्वल हो गया, आर बाय 4 हो गया। मतलब आर डैश, आर की वैल्यू कितनी है 6 और ये कितना है 4। सॉल्व करा तो आर डैश कितना आ गया 1.5 ओम के। तो जहां पर भी क्वेश्चन के अंदर वायर को फोल्ड करा जाएगा तो उसका लेंथ आधा हो जाएगा, उसका एरिया डबल हो जाएगा, इस बात को दिमाग में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हाउ डज अ रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज व्हेन इट्स लेंथ इज ट्रिपल्ड। हमारे पास सिंपल सा रिलेशन है R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, तो अगर लेंथ को ट्रिपल करोगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा।
क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा है डायामीटर को ट्रिपल कर दिया तो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में पाई आर स्क्वायर। अगर इसको डायामीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में पाई, रेडियस हाफ ऑफ डायामीटर, मतलब डी स्क्वायर बाय 4 हो गया, राइट। मतलब एक सेंस में अगर वो 3 टाइम्स कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। तो ट्रिपल कर दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया तो 9 टाइम्स हो जाएगा, 1/9 हो गया, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, इट्स मटेरियल इज चेंज टू हुज रेजिस्टिविटी इज 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स आर जो है वो इक्वल है क्योंकि रो एल बाय ए के, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। तो आज हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा ओम्स लॉ। वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, वैल्यूज को डबल, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस करा। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हम सेल्स को कैसे या रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या रेजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करा जा सकता है, सीरीज में रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस क्यों कम होता है, घर में ऐसा क्यों होता है कि एक स्विच से बहुत सारे अप्लायंस जल जाते हैं, और घर में ऐसा क्यों होता है कि हर अप्लायंस का अलग अलग स्विच क्यों होता है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। टॉपिक वुड बी connection of cells or resistors in series and parallel. So thank you for giving us your most valuable time. Till next session, keep learning, keep exploring and keep growing. Thank you so much. Take care.